प्यारे बच्चों, हम लोग बात किए थे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, जो कि इसके पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को। ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्टीरियोजेनिक सेंटर, कायरल कार्बन, कायरलिटी। ठीक, अब हमने यहाँ टॉपिक लिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम जो कंपाउंड को पढ़ते हैं किस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं? 3D स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, 3D में। तो उसको रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो हमारे 3D मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो उसमें हमने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल, जिसमें से आपका क्या है, 4 फॉर्म होते हैं। पहला जो होता है आपका क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। तीसरा जो होता है शॉ-हर्ट्ज प्रोजेक्शन। और चौथा जो होता है क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक, 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का 4 फॉर्म। पहला फिशर प्रोजेक्शन या फिशर फॉर्म, दूसरा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन या फ्लाइंग वेज फॉर्म, तीसरा शॉ-हर्ट्ज फॉर्म या शॉ-हर्ट्ज प्रोजेक्शन, और चौथा जो आपका है न्यूमैन फॉर्म या न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या है। पहली बात, कैसे हम पहचानते हैं कि नहीं ये हमारा फिशर है, ये हमारा फ्लाइंग वेज है, ये हमारा शॉ-हर्ट्ज है, ये हमारा न्यूमैन है। ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया है फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन में हमारे पास इस तरह से बांड होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन होगा, इससे ऐसे 2-4 बांड जुड़े होंगे, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल है हमारा, ये कायरल होगा, ये हमारा मान लीजिए भी कायरल सेंटर मान लीजिए हमारा है ये। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है? 2 बांड हमारे कहाँ होते हैं? 2 बांड जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं। और 2 बांड कौन से लाइन में होते हैं? वर्टिकल लाइन में। ठीक, ये बांड आपके सामने होगा हॉरिजॉन्टल वाला, जैसे हम यही दिखाएं अगर आपको, तो ये दिख रहा है मार्कर, ये आपका कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है आपकी? वर्टिकल लाइन। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने होगी और वर्टिकल लाइन कहाँ होगी? आपसे पीछे होगी। ठीक, तो इसी को हम ऐसे दिखाते हैं, इस फॉर्म को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं इस तरह से। तो जिसमें ये दिखाता है हमारा क्या? एबव को, और ये क्या दिखाता है? बिलो। ठीक, एबव का मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं ये देखने वाले कहाँ हैं? सामने, और ये दोनों लाइनें कहाँ हैं? आपकी पीछे हैं। ठीक है ना। तो फिशर फॉर्म में हम मेनली ऐसे ही बनाते हैं फिशर फॉर्म को इस तरह से। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो लाइन हमारे हैं, 2 बांड हमारे हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लाइनें हैं जो कि हमारे कहाँ हैं? सामने, और 2 लाइनें कहाँ हैं? हमारे पीछे, जिसे हम कहाँ दिखाते हैं? वर्टिकल लाइन में। और ये हमारा क्या होता है? एबव, और ये वाला कहाँ होता है? बिलो। इसमें मतलब कि 2 बांड आपके एबव होते हैं और 2 बांड कहाँ होते हैं? आपके बिलो होते हैं। ठीक, तो ये हमारा था फिशर फॉर्म। और फिशर फॉर्म चाहे आपका 1 कायरल कार्बन का बना सकते हैं या तो 2 कायरल कार्बन का। ठीक है ना। फिशर फॉर्म आपका ABC, इसको भी कर दीजिए ABC। तो इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे आपके? 2 कायरल कार्बन होंगे। तो फिशर फॉर्म आपका ये होता है। फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हमारा होता है कि उसमें 2 बांड हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, 2 बांड कहाँ होते हैं? वर्टिकल में। या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी क्या होती है? वर्टिकल लाइन। ठीक है ना। ये 1 कायरल कार्बन का भी हो सकता है और 2 कायरल कार्बन का भी हो सकता है। कौन सा फॉर्म? फिशर फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट हमने लिया है आपके सामने फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में देखिए 3 प्रकार के बांड होते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से हमने दिखाया ऊपर आपको। ये बांड जो होते हैं आपके प्लेन में होते हैं। कहाँ तक होते हैं? प्लेन में। जैसे ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, तो ये दोनों बांड कहाँ हैं? प्लेन में। तो ये दोनों बांड एक प्रकार के होंगे, इन द प्लेन, मतलब प्लेन में ये बांड हमारे। एक बांड प्लेन से एबव होगा और दूसरा बांड कहाँ होगा? प्लेन से बिलो होगा। ठीक है ना। एक बांड प्लेन से एबव है, दूसरा कहाँ है? बिलो, और 2 बांड कहाँ है? प्लेन में। तो इसमें कितने प्रकार के बांड हैं? 3 प्रकार के बांड हैं। एक एबव वाला, एक बिलो वाला, और ये दोनों एक ही प्रकार के, इसलिए इसको हम एक काउंट कर लेते हैं, एक प्लेन वाला। तो 2 बांड प्लेन में होते हैं, एक बांड एबव द प्लेन होता है, दूसरा बांड बिलो द प्लेन होता है। अब ये अभी या तो इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हो तब भी हमारा फ्लाइंग वेज शो करेगा, या मोर देन 1 कायरल सेंटर, मोर देन 1 कायरल सेंटर। मतलब जैसे हमने बनाए हैं अगर हम ऐसे, तो आप बना सकते हैं आराम से, बहुत आराम से इसको। क्यों? इस तरह से। तो देखिए, एक कायरल कार्बन यहाँ पे, एक कायरल कार्बन यहाँ पे।
दो बॉन्ड हमारे कहाँ हैं? प्लेन में, एक एबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। यहाँ भी दो बॉन्ड कहाँ हैं? प्लेन में, एक एबव, दूसरा कहाँ? बिलो। ठीक। लेकिन फ्लाइंग वेज को अभी हम बार बार करके बताएंगे आप लोगों को। फ्लाइंग वेज का जो तरीका होता है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, कभी ऐसे नहीं होगा आपका। कभी एबव और बिलो इस दोनों वर्टिकल जो प्लेन वाले बॉन्ड हैं, ये दोनों प्लेन वाले बॉन्ड को कभी एबव और बिलो वाले सेपरेट नहीं करेंगे। जब भी एबव बिलो होगा, कहाँ होगा? एक साइड ही होगा, चाहे ऐसे होगा चाहे आपका ऐसे होगा। मतलब प्लेन वाले एक साइड होंगे और एबव बिलो कहाँ होंगे? एक साइड। कभी भी अगर आपका प्रोजेक्शन ऐसे दिया हो तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक। तो ये था आपका फ्लाइंग वेज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसमें? साहर्स प्रोजेक्शन और किसका? न्यूमान। तो साहर्स होने के लिए साहर्स इसकी हम बात कर रहे हैं। साहर्स होने के लिए मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। कितना? 2 कायरल सेंटर। कितना कायरल सेंटर होना चाहिए? 2 कायरल सेंटर। एक को हमने माना ये हमारा सामने है, ये हमसे कहाँ है? दूर है, तो इसको हम मानते हैं फ्रंट कार्बन। क्या मानते हैं? फ्रंट कार्बन। क्या मानते हैं? फ्रंट कार्बन। और इसको मानते हैं रेयर कार्बन। रेयर कार्बन। ठीक। फ्रंट कार्बन का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा 2 कायरल कार्बन है, 2 सेंटर हैं कायरल, ये वाले आपको कायरल मान लीजिए, एक ये है, एक कायरल ये है आपका। तो अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, तो एक आपके कहाँ होगा? कायरल कार्बन सामने होगा, और दूसरा कहाँ होगा? आपसे पीछे होगा। ठीक। ये आपके सामने, तो इसको हमने फ्रंट कार्बन माना। ये आपसे दूर है तो कहाँ माना? रेयर कार्बन। तो इसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं, एक फ्रंट वाला, दूसरा कहाँ होता है? रेयर वाला। अब देखिए ध्यान से, अगर ये फ्रंट है, ये रेयर, फ्रंट और रेयर पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप, इनके बीच की बॉन्ड एंगल कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री हो जाए तो इनका मतलब डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो ये फॉर्म जो हमारा होता है क्या होता है? इक्लिप्स्ड होता है। कौन सा फॉर्म होगा? इक्लिप्स्ड होगा, है ना। और जैसे इसको एक को कांस्टेंट करिए, एक को रोटेट कर दीजिए, 180 घुमा दीजिए, तो ये तो यहीं पे है। हमने मान लीजिए अब इसको फिक्स रखा है, रेयर कार्बन को, सॉरी फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा है, इसको क्या किया है? रोटेट किया है। तो देखिए जब हम इसको 180 घुमाएंगे तो ए ऊपर से कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब इन दोनों के बीच में ए के बीच की बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है? स्टैगर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? स्टैगर्ड फॉर्म। ये इक्लिप्स्ड, ये कौन सा? स्टैगर्ड। जब डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगी तो वो कौन सा फॉर्म होगा? इक्लिप्स्ड। और जब डाइहेड्रल एंगल कितना होगी? 180 होगी, तो कौन सा फॉर्म होगा? स्टैगर्ड। और ज़्यादा स्टेबल, हमारा स्टेबल कौन होता है? स्टैगर्ड होता है। ठीक। जिसे यूँ समझिएगा, ये मान लीजिए हमारा 2 कायरल कार्बन है, ये वाले, इन दोनों पे जो ग्रुप लगे हैं, मान लीजिए ए हमने यहाँ पे लिया है, इस वाले को, तो यहाँ पे दोनों ए हैं, और दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0। जब डाइहेड्रल एंगल 0 होगा तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक। हम जानते हैं स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। जितना कम रिपल्सन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखिए डाइहेड्रल एंगल 0 है ना, जैसे हम ए को कांस्टेंट रखें, मान लीजिए आपके फ्रंट वाला कार्बन था, ये वाला रेयर है, ये वाला रेयर कार्बन है, हमने ए को फिक्स रखा है और ए को क्या किया है? रोटेट कर दिया 180। तो अब देखिए ए का अपोजिट क्या हो गया? ए। अब इनके बीच का बॉन्ड डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? डाइहेड्रल एंगल 180 हो गया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। ठीक। अब यह साहर्स और ये क्या है? न्यूमान। हमने कुछ किया नहीं है, इसमें भी न्यूमान में 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 2। एक फ्रंट वाला, ये वाला, और एक क्या? रेयर वाला। तो इसमें भी देखिए फ्रंट और रेयर के बीच में कितना डाइहेड्रल एंगल है? 0। तो इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये फॉर्म कौन सा आपका? इक्लिप्स्ड फॉर्म। एक को फिक्स रखिए, मतलब हमने फ्रंट वाले को फिक्स रखा है और रेयर वाले को रोटेट कर दिया है। तो ए वाला रेयर वाला ए यहाँ से कहाँ चला गया? नीचे। और बी कहाँ चला गया? इस बी का अपोजिट। और सी कहाँ चला गया? इस सी का अपोजिट। तो देखिए अब इन दोनों के बीच की बॉन्ड एंगल कितना होगी? ए के बीच की बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। समझ रहे हैं ना। ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म था किसका? साहर्स का। ये स्टैगर्ड फॉर्म था किसका? साहर्स का। ये आपका न्यूमान का क्या है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये न्यूमान का क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। अभी हम एक एक करके बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल लेटा हुआ था, इस तरह से लेटा है ना। अब हमने इसमें क्या किया है? इस वाले में हमने जगा दिया, इसको पानी छींटा मारिए या कुछ भी, इसको जगाइए, जैसे भी जगाना है आपको, इसको जगाइए, तुरंत ये उठ गया, तुरंत ये देखिए उठ गया इस तरह से। यही तो है,
देखिए ये फ्रंट वाला और इसके पीछे क्या होगा आपका रेयर, और सेम यही स्ट्रक्चर बना मतलब इसका, बस इसको हमने लिटा के बनाया है ब्लैक बोर्ड के इस प्लेन में, और इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, इस वाले को हमने ऐसे दिखाया है। ये फ्रंट है, ये क्या है रेयर है, तो दोनों ऐसे ही होंगे ना आपके, ठीक, ये वाले, तो यही है हमारा ये, ठीक है ना। तो ये था हमारा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल, मतलब 3D मॉलिक्यूल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो इसके बाद एक एक करके इसके बारे में हम बात करते हैं। हो गया, ठीक। अब पहली हेडिंग इसमें डालिएगा आप लोग, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा। फ्लाइंग वेज को पहले हम लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको जल्दी बता दिया जाए आप लोगों को, आसानी से समझा दिया जाए इसको। तो पहला डालिएगा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फर्स्ट हेडिंग जो है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फर्स्ट हेडिंग फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज WEDGE वेज प्रोजेक्शन, ठीक, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। तो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन होता क्या है, इस तरह हम बनाते हैं, क्यों, ये हमारे कहाँ होते हैं, प्लेन में, ये दोनों बांड कहाँ होते हैं, प्लेन में, ये कहाँ होता है, एबव द प्लेन, ये कहाँ होता है, एबव द प्लेन, और ये बांड कहाँ होता है आपके, बिलो द प्लेन। तो ओवरऑल इसमें कितने प्रकार के बांड होते हैं, 3 प्रकार के बांड होते हैं, एक एबव, एक बिलो, और ये क्या, प्लेन वाले, ठीक। कभी भी आप मॉलिक्यूल को ऐसे बनाइए, या तो क्या बनाएंगे, इस तरह से, ये भी हमारा सेम है, दोनों देखिए एबव बिलो 2 प्लेन में। ये वाला हम नहीं बनाएंगे, ऐसे जो बनाएंगे हम, ये वाला हमारा फ्लाइंग वेज का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि ये दोनों बांड इस प्लेन वाली लाइन को सेपरेट कर दे रहे हैं, एबव और बिलो वाला इस लाइन को क्या कर रहे हैं, सेपरेट। ये जब भी एबव बिलो होने चाहिए, एक साइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा आप लोग फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में लिखिएगा, दिस इज द मोस्ट कॉमनली मॉडल, दिस इज द मोस्ट कॉमनली मॉडल, दिस इज द most commonly model which is represented the 3D structure, which is represented the, which is represented the, या which is represent the 3D structure in flying wedge structure, in flying wedge structure. The solid line represents a bond, the solid line represents a bond above the plane, above the plane, and dotted line indicate the bond, indicate the bond below the plane, below the plane, and two line TWO, two lines situated in the plane, and two line situated in the plane। मतलब इसमें सॉलिड लाइन एबव द प्लेन होगी, डॉटेड लाइन कहाँ होगी, बिलो द प्लेन, और टू लाइन कहाँ होगी, ये दो लाइन इन द प्लेन, ठीक, प्लेन में, ठीक। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा इसमें, विच ऑफ द एमंग, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसमें, विच ऑफ द एमंग, विच ऑफ द एमंग of correct flying wedge projection, of correct flying wedge projection, मतलब दिए गए मॉलिक्यूल में से कौन फ्लाइंग वेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। हमने दे दिया मान लीजिए ए में CH3HCl, या इसको OH कर लीजिए, OH और क्या, ब्रोमीन, ठीक। हमने इस कार्य से CH3HBr और क्या, OH। दूसरा हम कंपाउंड लें, सेम ग्रुप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
HCH3 या बदल भी सकते हैं आप I और क्या ब्रोमीन, ठीक। C हमने लिया मान लीजिए C, अगर हम कहें आपसे इस तरह से, ठीक। और D हम लें अगर, D हमारा मान लीजिए है HCH3OH और क्या यहाँ पे C2H5। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज करेक्ट, मतलब इस सभी दिए गए चारों में से कौन हमारा सही है, ठीक। तो देखिए ये सही होगा हमारा ना, क्योंकि दोनों प्लेन वाले एक साइड, एबव बिलो एक साइड, कहीं से सेपरेट इस लाइन को हम नहीं कर रहे हैं एबव बिलो से, ठीक। यहाँ भी आइए, यह देखिए क्या कर रहा है, यह प्लेन वाले लाइन को एबव वाला इस साइड और बिलो वाला इस साइड, दोनों आके प्लेन वाली लाइन को क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यह प्रोजेक्शन हमारा सही नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये दोनों प्लेन एक साइड, दोनों एबव बिलो कहाँ है, एक साइड, ठीक। तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, ये भी सही होगा। इसमें देखिए प्लेन वाले एक साइड और एबव बिलो कहाँ, एक साइड, तो इसमें क्या होगा, डी। मतलब इसमें 3 सही है। कौन कौन से, जो आपका आंसर होगा कौन कौन सा होगा, ए, सी और क्या, डी, ठीक। ये वाला हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले क्या कर रहे हैं, इस बांड को, प्लेन वाले बांड को दोनों एबव बिलो से क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं कट कर दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग फिशर प्रोजेक्शन। फिशर या फिशर फार्म भी कह सकते हैं, फिशर, FISCHER, फिशर फार्म या फिशर प्रोजेक्शन है ना। फिशर में हम लोग जानते हैं क्यों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल देखने वाले कहाँ होती है, सामने, तो इसको हम मोटी लाइन से ऐसे दिखाते हैं, ठीक। और ये कहाँ देखने वाले से कहाँ होती है, पीछे, तो इसको हमने डॉटेड से दिखाते हैं। तो ये मानते हैं इसमें 2 हमारा बिलो है, 2 हमारा कहाँ है, बिलो, और 2 कहाँ है, एबव। मतलब हम ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कहाँ है, देखने वाले के सामने, और वर्टिकल लाइन कहाँ है, देखने वाले से दूर है, ठीक। तो इसको बना लीजिएगा, बना के लिखिएगा, इसमें इसको बना लीजिएगा। लिखेगा इन फिशर प्रोजेक्शन, इसमें इन फिशर प्रोजेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं आप, इन फिशर प्रोजेक्शन ऑल 4 बांड, ये सभी ऑल 4 बांड डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड लाइन, द फुल स्टॉप के बाद द हॉरिजॉन्टल टू बांड्स, इनकी बात कर रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल टू बांड्स एबव द ऑब्जर्वर एंड वर्टिकल बांड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसको हम सॉलिड लाइन से प्रेजेंट करते हैं, चारों को, ऑल 4 बांड को। दूसरी बात कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बताया ये वाली, यह ऑब्जर्वर के सामने होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये ऑब्जर्वर से कहाँ होती है, दूर होती है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल क्या, CHO CH2OH और क्या, OH, और ये क्या, H। ये फिशर फॉर्म है और इसका नाम क्या है, डी ग्लिसरल डिहाइड। अभी हम बताएंगे DL क्या होते हैं, अभी बस इतना हम यहाँ पे इतनी ही बात करते हैं कि कैसे हम फिशर फॉर्म को दिखाते हैं।
डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर हम OH को लेफ्ट में कर दें और H को राइट में कर दें तो ये होता हमारा L ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और क्या L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? फिशर फॉर्म है। ठीक, ये फार्मूला किसका है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार करके लिखिएगा उसमें, नेक्स्ट स्टार, इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन रोटेट, इन फिशर प्रोजेक्शन रोटेट 180 डिग्री, 180 डिग्री, then the configuration of the molecule, then the configuration of the molecule, then the configuration of the molecule does not change, does not change, है ना। कह रहे हैं कि अगर फिशर प्रोजेक्शन को हम क्या कर दें? 180 डिग्री रोटेट कर दें, है ना। 180 डिग्री जब इसको रोटेट करेंगे पूरे मालिक्यूल रोटेट होगा आपका। जैसे मान लीजिए यही है, 4 बांड है, अगर इस पर 4 बांड लगे हुए हैं तो अगर इसको रोटेट करेंगे तो चारों बांड रोटेट होंगे ना। तो चारों बांड जब 180 रोटेट करेंगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अभी हम बताएंगे कैसे, क्यों नहीं आती है। ठीक, जैसे देखिए अगर इसको 180 करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, और ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ, ये कहाँ? ऊपर से नीचे, और ये कहाँ? ऊपर। ठीक, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ भी डी है तो वहाँ भी डी होगा। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कि कैसे हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टार करके, नेक्स्ट स्टार करके, 2 आर इवन नंबर, 2 आर TWO, 2 आर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, ऑफ इंटरचेंज, ऑफ इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, ऑफ लिगेंड्स on chiral center, on chiral center, on chiral center, the configuration does not change, the configuration of molecule does not change। ठीक, इसके इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिगेंड को उसी सेंटर पे 2 बार या इवन नंबर में चेंज कर रहे हैं, 2, 4 इस तरह से, तो उस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, जैसे हम आपसे कहें अगर इसी को अगर हम बात करें, इसी की डिग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें, जैसे हमने क्या बनाया था आपको? CHO और क्या? CH2OH और क्या? OH और H। ठीक, देखिए ध्यान से, किसी 2 मॉलिक्यूल का आपस में इंटरचेंज कर दें। जैसे हम यहाँ पे क्या किए? H को OH से चेंज करेंगे, H को इस सेंटर पे H को किससे चेंज कर दें? इंटरचेंज करें OH से, तो क्या बनेगा? CHO, CH2OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या? H। हमने एक बार किया है, ऑड नंबर में किया है। हमने लिखवाया क्या है? 2 बार या इवन नंबर में। तो एक बार हो गया। दूसरी बार अगर इसको चेंज करें, हम इसी को कर रहे हैं आपस में, H को OH से ही कर रहे हैं फिर से, है ना। फिर से इसी को कर रहे हैं तो हमारा क्या मिलेगा? अगर फिर से इसको हम इंटरचेंज करें तो क्या मिलेगा? देखिए, अगर इसको हम फिर से H को OH से चेंज करें तो क्या मिलेगा? CHO, CH2OH और क्या? इधर, सॉरी, इधर H और इधर क्या? OH। तो देखिए अगर मान लीजिए डी फॉर्म यहाँ था तो यहाँ भी कौन सा फॉर्म होगा आपका? डी फॉर्म ही होगा। ठीक, तो हमारा ये मॉलिक्यूल में जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन का इंटरचेंज किस में करते हैं? इवन नंबर या 2 बार करें या इवन नंबर में करें इंटरचेंज, तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हमारा नहीं होता है। ठीक, तो ये था हमारा फिशर प्रोजेक्शन। जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन का चेंज इवन नंबर में करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंजिंग नहीं होती है, बशर्ते अगर हम ऑड नंबर में करेंगे, ऑड नंबर में जब भी चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा था फिशर प्रोजेक्शन का मेन फीचर, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में क्या क्या होते हैं। फिशर प्रोजेक्शन ये बताता है आपको कि अगर आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक कहाँ है? वर्टिकल लाइन। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो बांड होते हैं एबव द ऑब्जर्वर होते हैं और वर्टिकल वाले बिलो द ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक, ये बताता है। दूसरी बात, फिशर प्रोजेक्शन आपको ये बताता है कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल कोई है हमारा
उसमें अगर हम उस मालिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दें तो मालिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक। दूसरी बात, फिशर प्रोजेक्शन हमको ये बताता है कि अगर मालिक्यूल में हम सेंटर पे, कायरल सेंटर पे इवन नंबर में इंटरचेंज करें 2, 4, 6 इस बार ऐसे, तो मालिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर इसको देखिए, एक बार हमने किया तो ये बना, दूसरी बार किया तो ये बना, तो यहाँ भी डी था, यहाँ भी डी था। अब ये जरूरी नहीं कि हम इसी ग्रुप को कर रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे इसको किया है, ये बना हमारा। अब इसको भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम इसको भी इससे कर सकते थे, तब भी हमारा क्या मिलता, डी फॉर्म में ही मिलता आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फिशर प्रोजेक्शन में इवन नंबर में इंटरचेंज करेंगे या मालिक्यूल को हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो मालिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, शॉहर्स प्रोजेक्शन। कौन सा? शॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक। शॉहर्स प्रोजेक्शन होता क्या है, हम बताए थे आपसे। शॉहर्स प्रोजेक्शन होने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन सेंटर, 2 कायरल सेंटर या 2 कायरल कार्बन होना जरूरी है मालिक्यूल में, वो भी एडजेसेंट पे होना चाहिए, अगल बगल, है ना। तो देखिए शॉहर्स में इस तरह होता है, इस तरह होता है आपका शॉहर्स, ए, बी और क्या, सी, ए, बी और क्या, सी, है ना। ये फॉर्म आपका इक्लिप्स्ड होता है। क्या होता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? इक्लिप्स्ड। शॉहर्स का कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इसको हम क्या करें, एक 180 रोटेट कर दें, 180 रोटेट करें। ये आपका देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन होता है फ्रंट कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? फ्रंट कार्बन। और ये वाला कार्बन जो होता है आपका क्या होता है? रेयर कार्बन। ठीक। तो अगर हम, ये हमारा देखिए ऐसे ही है, ऐसे, ये देखिए आपका जो मार्कर इस तरह से है लेटा हुआ है, और इस पर हमने क्या लगाया है, इस तरह से ग्रुप लगाया है। यही दोनों हैं। देखिए ये आपका सामने वाला फ्रंट कार्बन ये वाला है, इसी को मानिए फ्रंट वाला, और ये कहाँ है? रेयर। अब अगर इस फ्रंट और रेयर में जो ग्रुप हैं, दोनों एटम जो लगे हुए हैं, अगर उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 हो जाता है तो वो हमारा कौन सा फॉर्म कहलाता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाता है ना। अब एक को कांस्टेंट करिए और इसको क्या करिए, 180 रोटेट करा दीजिए। अगर इसको देखिए, अगर दोनों रोटेट करेंगे तो सेम मिलेगा ना हमको रोटेट कराना है 180, तो एक को कांस्टेंट रखें और एक को क्या कर दें, रोटेट करा दें। किसी एक को करा सकते हैं, चाहे आप फ्रंट वाले को चाहे रेयर वाले को। तो हमने फ्रंट को मान लिया कांस्टेंट रखा है, रेयर क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इन दोनों के बीच की बॉन्ड एंगल कितना होगी, इस नीचे वाले की एटम की और इस एटम की कितना हो गई, 180 डिग्री हो गई। ठीक। तो अगर आप रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा। पहले आपका एक फ्रंट वाले को हमने नहीं टच किया है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए इस तरह से, और ये वाला जब 180 आएगा तो ये कहाँ, ये चला आएगा नीचे, इधर क्या हो जाएगा बी और इधर क्या हो जाएगा सी। देखिए इन दोनों के बीच की बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगी आप, 180, और सी के बीच की बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगी, 180। और ये फॉर्म जो होता है आपका कौन सा फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक। तो शॉहर्स होने के लिए मालिक्यूल में 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। इसमें हमारा एक फ्रंट कार्बन होता है, दूसरा रेयर कार्बन। फ्रंट कार्बन जो ऑब्जर्वर के सामने होता है, रेयर कार्बन ऑब्जर्वर से दूर होता है, देखने वाले से। अगर इसको हम डाइहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री है इस दोनों ग्रुप के बीच में, सेम ग्रुप के बीच में, यहाँ सेम ए के बीच में मान ली डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0। ठीक। सेम ग्रुप हो या सेम ग्रुप न भी हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन डाइहेड्रल एंगल इन दोनों ग्रुप के बीच में कितना हो, 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए 180 तो क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। पहले डाइहेड्रल एंगल होगी तो ये हम लोग पढ़े हैं बॉन्ड एंगल। क्या पढ़े हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होती है किन्हीं 2 बॉन्ड के बीच की होती है। जैसे H2O में हम निकालते हैं इस तरह से, कितने बॉन्ड के बीच में होती है, 2 बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल होती है। लेकिन डाइहेड्रल एंगल जो होता है, वह 3 बॉन्ड के बीच में होता है। कितने बॉन्ड के बीच में,
3 बॉन्ड, देखिए 1 2 3, ठीक। तो अगर ये डाइहेड्रल एंगल 0 होगा तो इक्लिप्स फॉर्म होगा, अगर ये डाइहेड्रल एंगल कितना होगा 180 तो क्या होगा स्टैगर्ड फॉर्म होगा, ठीक। तो डाइहेड्रल में पता हो गया आपको 3 बॉन्ड के बीच में काउंट होता है एंगल, और बॉन्ड एंगल कितने में होती है 2 बॉन्ड के बीच में काउंट होती है, ठीक। तो हर्डियर लिखिएगा, सा हर्ट्ज में लिखिएगा, सा हर्ट्ज में द प्रोजेक्शन इज अप्लीकेबल फॉर, द प्रोजेक्शन इज अप्लीकेबल फॉर, द प्रोजेक्शन इज अप्लीकेबल फॉर दोज मालिक्यूल, द प्रोजेक्शन इज, या ऐसे दिस प्रोजेक्शन इज, इसमें लिखिएगा सा हर्ट्ज प्रोजेक्शन में, दिस प्रोजेक्शन इज अप्लीकेबल फॉर, दिस प्रोजेक्शन इज अप्लीकेबल फॉर दोज मालिक्यूल which contain 2 TWO 2 chiral center R ORR कार्बन, 2 chiral center R ORR कार्बन, मतलब मालिक्यूल में 2 chiral सेंटर होगा, ठीक, या 2 chiral कार्बन होंगे तभी वो मालिक्यूल क्या शो करेगा, सा हर्ट्ज प्रोजेक्शन शो करेगा। इक्लिप्स्ड वाला फॉर्म जो होता है लेस स्टेबल होता है, क्या होता है लेस स्टेबल होता है, और ये वाला क्या होता है मोर स्टेबल होता है, स्टैगर्ड। अब बताएं क्यों होता है ऐसा, बताइए क्यों ऐसा होता है, क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होता है ये कम होता है। 2 भाई हैं, अगर दोनों के बीच में एंगल जो है कम कर दीजिए, 2 भाई हैं दोनों चंडाल टाइप में हैं, दोनों के बीच की बॉन्ड एंगल 0 डिग्री कर दीजिए तो खूब लड़ेंगे आपस में दोनों, ठीक। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी, और एक को क्या कर दीजिए ऊपर और दूसरे को नीचे कर दीजिए। एक अगर पूर्व में देख रहा है तो दूसरा पश्चिम में देख रहा है तो उनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो रिपल्सन नहीं होगा, दूसरी बात उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और जैसे ही इन दोनों का चेहरा एक ही साइड में किए मतलब सेम, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और रिपल्सन ज़्यादा होने लगेगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है डाइहेड्रल एंगल 0 होने के कारण, इसलिए लेस स्टेबल होता है। इसमें रिपल्सन क्या होता है कम होता है, क्योंकि इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है ए के बीच में 180, इसलिए हमारा क्या होता है मोर स्टेबल होता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा स्टार करके, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू, एज कंपेरिजन टू, एज कंपेरिजन टू इक्लिप्स्ड फॉर्म, एज कंपेरिजन टू इक्लिप्स्ड फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन ये हमारा लास्ट है, न्यूमान प्रोजेक्शन। कौन सा न्यूमान प्रोजेक्शन, सेम यही कहानी है, बस दोनों में डिफरेंट यही है कि यह वाला मान लीजिए आपका लेटा हुआ है इस तरह से, है ना, और इसको क्या करिए आप जगा दीजिए, जैसे ये वाला लेटा हुआ ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे कर दीजिए जगा दीजिए सीधा, बस यही है, दोनों में सेम वही कहानी है। अगर ये देखा जाए अगर तो इसका क्या है ध्यान देखिए, इक्लिप्स्ड फॉर्म है ना ये, इसका न्यूमान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपका फ्रंट कार्बन, ये आपका रेयर कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या है इस तरह से है देखिए ए, और यहाँ क्या है बी, और यहाँ क्या है सी, ठीक। दूसरी बात रेयर कार्बन देखिए ध्यान से, रेयर कार्बन ये है सा हर्ट्ज का रेयर कार्बन पे क्या है ऊपर देखिए ऐसे बनेगा ना, इस तरह बना लीजिए ए इस तरह से, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ क्या आएगा सी, और यहाँ क्या आएगा बी आएगा ना। ये आपका फ्रंट कार्बन, ये वाला जो बीच वाला सर्किल हमने गोला किया है ये कौन सा है फ्रंट, और ये क्या है आपके रेयर, ये कौन सा कार्बन है रेयर कार्बन है। तो अगर फ्रंट और रेयर कार्बन के बीच की 2 एटम के बीच की डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो वह कौन सा फॉर्म हो जाएगा ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करें 180 रोटेट कर दें, 180 रोटेट करिए, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है आपका, 180 रोटेट करिए, एक को कांस्टेंट रखिए दूसरे को घुमा दीजिए, फिर वही बन जाएगा आपका न्यूमान का क्या बन जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म, है ना। तो अगर इसी को घुमाएं या इसी से हम बनाना चाहें, या इसको आप घुमाइए खुद घुमाइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, देखिए ऐसे बना लीजिए पहले, ये आपका सर्किल मतलब डॉट रेयर और ये आपका फ्रंट,
सॉरी ये फ्रंट है, ये क्या है रेयर, ये वाला क्या है फ्रंट, क्या है फ्रंट, और ये वाला कार्बन क्या है रेयर, यही तो फ्रंट और रेयर। फ्रंट पे क्या है, फ्रंट को हम कांस्टेंट रखें, फ्रंट पे देखिए ए बी और क्या सी, रेयर को घुमा दीजिए 180 घुमाइए, तो 180 जब इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर से कहाँ चला जाएगा नीचे, ये इधर से कहाँ चला जाएगा इस साइड, और ये बी इस साइड से कहाँ चला जाएगा इस साइड, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा आपका ए, और यहाँ क्या बनेगा आपका